हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो कक्षा 10 का चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। उसका जो हमारा प्रश्नावली है 4.1 उसके परिचय के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम आज से ही द्विघात समीकरण की शुरुआत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़नी होंगी। इन सब छोटी छोटी बातों को जो बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें पहले भी पढ़नी थी, अब वहाँ से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन जाता है इस चैप्टर के लिए। तो शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली द्विघात समीकरण है। नाम से ही स्पष्ट है। ये द्विघात पहली बार आपने कब सुना था? मैं आपको बहुत पीछे नहीं ले जाना चाह रहा, आपको दूसरे चैप्टर कि कुछ बातों को मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ। जी हाँ, दूसरा चैप्टर जो हमारा बहुपद था, और उस बहुपद में हमने एक प्रकार का बहुपद पढ़ा था, आप याद कीजिए, वो पढ़ा था हमने द्विघात बहुपद। उसी द्विघात बहुपद को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और उसी द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बनाएंगे, और फिर इन समीकरणों के जो भी हल होते हैं, जो द्विघात समीकरण होते हैं, उनके जो भी हल होते हैं, उनके बारे में बहुत ही विस्तार से हम बात करने वाले हैं आगे वाले जो भी प्रश्नावली में। लेकिन आज का जो हमारा प्रश्नावली होने वाला है, जो हमारा परिचय वाला भाग होने वाला है, उसमें हम सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जो द्विघात समीकरण से जुड़ी हुई हैं। तो मैं बात कर रहा था अभी द्विघात बहुपद के बारे में। तो याद कीजिए कि आपने द्विघात बहुपद में क्या पढ़ा था। जल्दी से याद कीजिए कि द्विघात बहुपद में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, द्विघात बहुपद, इसका अगर हम व्यापक रूप पहले लिख दें तो हमने पढ़ा था कि भाई ये जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। ठीक है, यही था ना द्विघात बहुपद, जहां पर हमने कुछ कंडीशंस भी पढ़ा हुआ था कि ए जो होगा वो कभी भी आपको जीरो नहीं होगा। क्यों ए जीरो नहीं होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर का ए जो है वो आपको क्या है, वो आपको गुणांक है। तो जीरो क्यों नहीं होगा, अभी हम इस पर बात करेंगे। तो पहला कंडीशन ये हो गया, और दूसरा हमने पढ़ा था कि भाई इसमें जो ए बी और सी है वो किस तरह की संख्याएं हैं, वो आपको वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये था द्विघात बहुपद। अब इसी द्विघात बहुपद से देखिए कितना आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम द्विघात समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब जो होता है कि LHS बराबर RHS, यानी एक तरफ आपको LHS में कुछ दिया हो और एक तरफ RHS में कुछ दिया हो और बीच में बराबर का साइन हो, वही आपको समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो बस दूसरा कुछ नहीं है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सिर्फ इसको कर देंगे हम क्या, जीरो के बराबर। जैसे ही जीरो के बराबर कर दिया तो यहाँ पर हमें एक क्या मिला, हमें एक समीकरण मिल गया। क्या मिला? हमें एक समीकरण मिल गया, और इसी समीकरण को हम लोग कहते हैं कि ये जो है हमारा द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। और जो बाकी यहाँ पे आपने देखा, ये जो कंडीशन है द्विघात बहुपद के लिए, वो सभी कंडीशन द्विघात समीकरण के लिए भी लगता है। यानी ए इसमें भी कभी जीरो नहीं होगा, और जो ए बी सी यानी जो भी आपको गुणांक दिख रहे हैं और ये एक अचर पद दिख रहा है, वो आपको किस तरह की संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीज़ों को जानते हैं। आखिर हमने अभी बोला कि भाई ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि अगर हम ए को जीरो रख लेते हैं और बी को 1 रख लेते हैं और सी को 3 रख लेते हैं, मान लिया हमने, क्योंकि ए बी सी तो हम रख सकते हैं ना वास्तविक संख्या, लेकिन सिर्फ ए जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ही जीरो हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 0x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको 1x, ये हो जाएगा आपको 3 बराबर 0। ये पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी x प्लस 3 बराबर 0। तो ये किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से ये आपको द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये इसलिए नहीं है क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए कुछ और कंडीशन है जो हमको जानना होगा। फिलहाल आपको ये देख के पता चल गया होगा कि ये किस तरह का समीकरण बन गया। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। तो हम तो रैखिक समीकरण थोड़ी जान रहे हैं, हम तो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए जैसे ही ए जीरो हो गया, इसका मतलब है कि वो आपको रैखिक समीकरण बन गया, वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ए कभी भी आपको जीरो नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम द्विघात समीकरण के थोड़ा घात के बारे में बात कर लेते हैं। घात का मतलब डिग्री, पावर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमेशा जब द्विघात समीकरण की बात होगी तो उसका जो चर पद का, ध्यान से देखिएगा, चर पद का जो अधिकतम घात होगा, क्या होगा?
अधिकतम घात होगा वो आपको 2 होगा। क्या होगा? ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बात है द्विघात समीकरण के लिए, उसको पहचानने के लिए कि जो भी आपके सामने जो इक्वेशन होगा, जो समीकरण होगा, उसमें जो भी चर पद होंगे उनका जो अधिकतम घात होगा वो आपको क्या होगा? 2 हो सकता है। ठीक है, यानी अधिकतम घात भी नहीं बोले तो सिर्फ ये भी बोल सकते हैं कि उसका जो चर पद का घात होगा वो आपको 2 होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, 2 नहीं है इसका मतलब वो आपको द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे यहाँ पर हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने बोला कि भाई ठीक है ए बी सी, आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, बस ए 0 नहीं रखिए। तो लेते हैं ना, कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए ए हमने ले लिया 1 और बी जो ले लिया वो आपको क्या ले लिया? वो आपको 2 ले लिया और सी जो है वो 3 ले लिया। तो बताइए, तो एक द्विघात समीकरण यहाँ से बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए 1x² यानी 1 नहीं लिखते तो x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। देखिएगा ध्यान से, इसमें जो भी आपके चर पद हैं यानी एक x यहाँ है और यहाँ है x, तो इस x का जो पावर है यानी घात है तो 1 है, लेकिन इसका जो दूसरा यहाँ पे देखिएगा तो इसका जो घात आपको दिख रहा होगा वो आपको क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसलिए ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ और वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने रख लिया 3x पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 5x² बराबर 3 प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये एक ले लिया। अब आप बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आपको बताया कि चर पद का जो घात होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? आपको 2 होना चाहिए। लेकिन 2 के अलावा यहाँ पर 3 दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 दिख रहा होगा, तो ये आपको द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि आपको द्विघात समीकरण पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके पावर को देखेंगे और पावर जो होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी डेफिनेटली 2 होना चाहिए, ये हम याद रखेंगे। अब देखिए, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, तो ये जो है यहाँ पर a b c के जगह पे तो हम अनगिनत वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं, ये तो क्लियर है। तो ये जो आपका रूप बना है, इस रूप को हम लोग कहते हैं कि ये किसका है? ये इसका व्यापक रूप है। किसका व्यापक रूप है? ये आपको व्यापक रूप है, कहलाता है किसका? द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो व्यापक रूप हमें समझ में आ गया कि ये हमेशा आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा, और जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, a b c के जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बस ध्यान रहे कि a जो होगा वो 0 नहीं होगा। और द्विघात समीकरण में हमने ये देखा कि ये जो घात होंगे इस द्विघात समीकरण को, कब हम उसको द्विघात समीकरण कहेंगे? जब उसका चर पद का जो घात होगा वो आपको 2 होगा। 3 होगा तो उसको नहीं कहेंगे, उसको त्रिघात समीकरण कहेंगे। और उसी तरह आपको जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वो आपको उस तरह के समीकरण बनते चला जाएगा। रैखिक समीकरण हमने एक यहाँ पे अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, तो ये आखिर रैखिक समीकरण क्यों कहलाता है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि इसमें जो हमारा x प्लस 3 है, इसमें जो आपके चर पद है वो आपको क्या है? x है, और x का जो घात है वो क्या है? 1 है। 1 घात है इसलिए रैखिक समीकरण है, और द्विघात समीकरण में जो उसका घात होगा वो 2 होगा, इसलिए वो द्विघात समीकरण होगा। इतना बात आ गया समझ में? इतना आया समझ में? एक बात और यहाँ से बच जाता है, उसके बाद फिर हम अपने आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या करना है। ध्यान से देखिए, कोई भी आपको एक द्विघात समीकरण जो है वो आपको अलग अलग रूप में दे सकता है। जैसे यहाँ पर दे देगा वो 4 माइनस 3x प्लस 5x² बराबर 0। तो पहले तो बोलेगा कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसमें हमें देखना क्या है? हमें देखना है x का जो घात है वो, तो x का घात 2 है, इसका मतलब हाँ ये तो क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, ये जो है आपसे पूछेगा कि ये आपका जो है वो क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चुपचाप हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि भाई इसका पावर जो है जो भी चर पद है उसका पावर 2 है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये द्विघात बहुपद है। लेकिन ये जो हमने यहाँ पर इसका व्यापक रूप लिखा है, या फिर इसको हम लोग मानक रूप भी कहते हैं, वो इस रूप में है या नहीं है। तो स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये इस रूप में नहीं है ना। ये पहले 4 है, लेकिन इसमें तो पहले x² होना चाहिए, उसके बाद bx होना चाहिए, उसके बाद c होना चाहिए। तो ये अभी मानक रूप में नहीं है। तो हमेशा द्विघात समीकरण को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी मानक रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5x का घात 2 और उसके बाद माइनस 3x और ये प्लस 4 बराबर 0। तो
तो ठीक है, ये भी द्विघात, यानी इसी को हमने इसको ये वाला लिख दिया। लेकिन ये जो है वो आपको मानक रूप में है। क्या है ये? मानक रूप में या फिर व्यापक रूप में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक बात पता चलेगा आपको, जितना आपने एग्जाम्पल देखा या जितना देख सकते हैं, तो जो भी इसका घात होता है, जो भी घात होता है द्विघात बहुपद का, या किसी भी द्विघात बहुपद बोल रहे हैं या फिर द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे या फिर त्रिघात समीकरण के बारे में बात करेंगे, तो उनका जो घात होगा, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, वो उनका घात जो होगा वो घटते क्रम में होता है। कैसे होता है? घात जो है वो किस तरह का होता है? वो जो होता है, हमेशा याद रखेंगे, वो आपको घटते क्रम में मिलेंगे आपको। यानी सबसे पहले बड़ा मिलेगा, उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, ऐसे करके हमें ये देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ से सीख ली। सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये द्विघात समीकरण आता है कहाँ से, तो बहुत दूर से नहीं आता, ये यहीं से आता है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है द्विघात बहुपद। और उसमें हमने कुछ कंडीशंस पढ़ा यहाँ पे कि ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमने बोला कि भाई ये समीकरण कब बन जाता है? जब वो 0 के बराबर हो जाता है। कोई भी समीकरण LHS RHS के रूप में होता है, नहीं, एक तरफ LHS हो और बीच में बराबर हो RHS हो, तो वो समीकरण हो गया। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि ये जो है आपको द्विघात समीकरण है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि द्विघात समीकरण में ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ए 0 हो जाता है तो फिर वो द्विघात समीकरण रहता ही नहीं है, वो रैखिक समीकरण बन जाता है। पर हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने बोला कि नहीं, द्विघात समीकरण होने के लिए एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उसका घात। और वो चर पद जो भी होंगे उसमें उनका जो घात होना चाहिए वो एक घात जो है 2 होना चाहिए। एकदम क्लियर है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने एक दो एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे कुछ मान रख के, तो ये एक द्विघात बहुपद बन गया। उसके बाद भाई हमने जाना कि ये जो फॉर्म हमने लिखा था वो उसका व्यापक रूप है या फिर मानक रूप है। उसके बाद हमने देखा कि जो भी आपके द्विघात समीकरण होते हैं वो आपको किस रूप में होते हैं? वो इस रूप में होते हैं, यानी इस रूप में, और उनका जो घात होता है हमेशा क्या होता है? घटते क्रम में होता है। ठीक है, तो अब फाइनली हमने द्विघात समीकरण का पूरा ऑपरेशन कर दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अब प्रश्नावली 4.1 में जो हमारा कक्षा 10 का है उसमें हमें क्या पढ़ना है, अब इस पर बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत आसान चीज़ें हमें अभी पढ़नी है। हमें सिर्फ ये जानना है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण आपको पहचानने के लिए देगा। ठीक है, कि द्विघात समीकरण कैसे, ये जो दिया हुआ समीकरण है आपके सामने सिर्फ समीकरण रहेगा और बोलेगा कि बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, यानी जांच करना है हमको। उसके बाद हमारे सामने कुछ अपने जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको हमें बोलेगा कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये 4.1 में हमें इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अगर 4.2 और 3 इस तरह से आगे बात करेंगे तो जो भी हमारे सामने समीकरण अभी ये दिख रहे हैं या फिर बहुत सारे समीकरण आएंगे जो द्विघात समीकरण होंगे, उनके हलों के बारे में बात करेंगे कि उनके हल कैसे निकालते हैं, उनके मूल कैसे निकालते हैं, उसमें किन किन फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ना है। तो अभी सिर्फ हमें क्या जानना है? अभी सिर्फ जानना है कि द्विघात समीकरण पहचानेंगे कैसे और द्विघात समीकरण बनाएंगे कैसे। किसी भी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को अगर उसके द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना हो तो कैसे व्यक्त करेंगे, इसके बारे में 2-3 हम लोग उदाहरण करेंगे और वहां से ये चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। एक उदाहरण लिया हमने कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, हमें इन समीकरणों को देखना है, इसको बनाना है, इसको समझना है और बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा? पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या है, जो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अधिकतम जो पावर होना चाहिए, जो घात होना चाहिए, वो आपको 2 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम देख लेंगे कि अगर ऐसा है तो द्विघात समीकरण होगा। पर ध्यान रहे कि क्या हम सिर्फ इसको देखकर ही बता सकते हैं? नहीं, देख के नहीं बताएंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके सामने समीकरण दिए हैं, जो भी प्रश्न दिए हैं, पहले एक बार उसको हल करें। हल करने वाला हो तब, जैसे इसमें सभी जो है वो दिख रहा है कि हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हल करने के बाद जो आएगा वो अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आता है तो वो द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप में नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न यहाँ से हमने लिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला है कि भाई बताइए कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 ये आपको द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ऐसे देख के नहीं बता सकते, पहले इसको क्या करेंगे, पूरा हल करेंगे। कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको अच्छे से पता है क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना, वो होता है आपको a² यानी x²
और आपको प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी अगर लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी होता है ना, तो ए जो है x है और b जो है आपको 2 है, और इधर का +1 बराबर 2x माइनस 3। क्लियर है? तो ये आपको क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस 1 उधर से लाइए तो माइनस 2x, और ये -3 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको फिर एक स्टेप और कर लेते हैं। देखिए x स्क्वायर अकेला है तो x स्क्वायर हमने लिख दिया, और -4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3, 3 1 4 4 8 प्लस 8 बराबर 0। अब बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ देख के नहीं बता सकते थे, ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हमने तो अब पता चल गया। तो ये है ना, ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, और इसका जो अधिकतम घात है यहाँ पे देख रहे होंगे 2 है। तो यह बोल देंगे क्या कि हाँ यह समीकरण जो है वो आपको कैसा समीकरण है, वो आपको द्विघात समीकरण है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला जो प्रश्न है उसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देख के नहीं बता सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से, हमारे पास प्रश्न है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सॉल्व कर ले। देखिए x में x से गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और ये प्लस 8 हो जाएगा बराबर, फिर x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आपको x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x में -2 से करते हैं तो -2x हो जाएगा। ठीक है, और +2 में x से करेंगे तो +2x हो जाएगा, और +2 में -2 से करेंगे तो ये आपको -4 हो जाएगा। क्लियर है? अब बताइए, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि ये इधर प्लस में, इधर भी प्लस में, इधर आएगा तो दोनों मिलकर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बचा क्या? अब बचा क्या, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि अब आपको कहीं भी ये नहीं दिख रहा होगा कि घात में 2 है, सबके घात में 1 ही दिख रहा है। एक्स का घात 1 है, यहाँ भी एक्स का घात 1 है, एक्स का घात 1 है, इसमें ये भी आपको चलता बनेगा। तो बचा क्या, एक्स प्लस 8, और इधर से आप उठाकर ला सकते हैं क्या, -4 प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0, यानी x प्लस 12 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण हो सकता है? क्या ये एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, यह लिख देंगे स्पष्ट कि यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है, और यहाँ जो आपको चर पद दिख रहे हैं उसका जो घात है वो आपको सिर्फ 1 है, और एक घात वाले जो है वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकते। देखिए, तो हमें करना पड़ेगा, करके उसके बाद बताना है। तो ऐसा ही आपको प्रश्न मिलेंगे आपके प्रश्नावली में। दूसरा हमारा जो तीसरा भाग है इसको भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर सॉल्व करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे देखें इसको और बोल दिए कि हाँ ये द्विघात समीकरण हो गया। नहीं, बिना सॉल्व किए आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे ना, यहीं पर करके देख लेते रहे, स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो गलत हो जाता, पूरा करना है। ओके, x में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x में 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। इधर से आप -x स्क्वायर ला दीजिए, यानी प्लस ला दीजिए, माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर निकल जाएगा तो x स्क्वायर ही बचेगा, और प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब ये वाला जो रूप आप देख रहे हैं, ये वाला जो रूप, वो आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो ये इस रूप का है, यानी इसका अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब कि हाँ ये आपको क्या है, ये आपको द्विघात समीकरण है। स्पष्ट रूप से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और आपके एग्जाम में भी, परीक्षा में भी पूछे जाएंगे कि बताइए जो है ये आपको समीकरण दिया है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ऐसे एक बार जल्दी से उसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, और वहाँ से उसको बता देंगे कि है या नहीं है। अब आइए, अब मैंने शुरू में आपसे बात किया था कि द्विघात समीकरण में आपके जो दैनिक जीवन है उससे जुड़ी हुई बहुत सारे सवाल आपके सामने मिलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण में कैसे बदलते हैं। जैसे हमने पिछला जो चैप्टर पढ़ा है, रैखिक समीकरण का जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं, वहाँ भी हमने सभी प्रश्नावली में लगभग जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई प्रश्न होती थी उसको सॉल्व किया, लेकिन वहाँ पे 2 चर होते थे।
उसी तरह के प्रश्न इसमें भी मिलेंगे, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि सिर्फ हमको एक चर का ही मान निकालना पड़ेगा, एक्स वाई एक ही किसी का निकालना पड़ेगा। वहाँ तो दो का निकालते थे, तो लेकिन वो होते किस तरह के प्रश्न है पहले एक बार जल्दी से उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको हम मिटा रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से, अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे जो आपके बुक का होगा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अपने जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है, यानी दैनिक जीवन जो में समस्याएं जो होती है, उनको हम अगर यहाँ पर एक लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक जो है वो आपको आयतकार बाग है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, पार्क। हाँ, पार्क बोल लीजिए, आसान है। एक आयतकार पार्क है और इस पार्क का एरिया दिया हुआ है। एरिया का मतलब अच्छे से पता है आपको, क्षेत्रफल दिया हुआ है। मान लीजिए कि वो क्षेत्रफल 300 मीटर वर्ग है, स्क्वायर। क्लियर है। और उसके बाद इसने बोला है, ध्यान से सुनिएगा, इसने बोला है कि इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से एक ज़्यादा है। मैं क्या बोल रहा, एक बार लिख दे रहा हूँ, इसकी जो लंबाई है यानी बाग की लंबाई जो है, बाग की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक क्या है, अधिक है। अब बताइए इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, गणित के भाषा में कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि ये चौड़ाई जो है हमने x मान लिया, यानी चौड़ाई हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो बताइए लंबाई कितनी हो जाएगी। लंबाई जो बोल रहा है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दुगुना 2x, यानी x क्या है, चौड़ाई है, इसका दुगुना कर दिया हमने, 2x हो गया। उससे भी एक ज़्यादा है, यानी 2x + 1 जो है वो क्या हो जाएगा, आपके लंबाई हो जाएगा। यानी लंबाई कितना हो गया, 2x + 1। तो अब ये सिचुएशन जो है, इसको हम लोग चाहें तो द्विघात समीकरण बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जल्दी से हम ले लेते हैं इसको। मान लिया कि हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं आयत का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, L × B। और एरिया यानी क्षेत्रफल हमारे सामने दिया हुआ है, कितना, ये 300 दिया हुआ है, बराबर L जो है यानी लंबाई, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2x + 1, और B जो है यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा x गुना। ठीक है, यानी ये हो गया आपको 300 बराबर x में 2x से करेंगे तो 2x² प्लस x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो 2x² + x प्लस 300 इधर आएगा तो -300 बराबर 0। अब बताइए एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, यानी गणितीय आप कथन बोल सकते हैं, उसको हमने क्या कर दिया, एक द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पे लाकर रख दिया। तो इस तरह से बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेंगे, अनगिनत प्रश्न हैं जिन्हें हमें क्या करना है, या तो हम चाहें तो उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण वाले से भी हल कर लें, या फिर द्विघात समीकरण वाले से भी हल कर लें। तो बहुत बार ऐसा होगा जो आप जल्दी से इस वाले जो हम द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये लंबाई चौड़ाई कितना होगा इस पर अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसको निकालेंगे नहीं अभी। ठीक है, निकालने की बारी हम अगले वाले प्रश्नावली में करेंगे, इसके बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे और वहाँ से देखेंगे कि ये निकलते कैसे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि अगर हमारे सामने कोई दैनिक समस्या आ जाए, ठीक है, दैनिक जीवन में जो घटित होने वाले घटनाएं हैं, जैसे ये वाला दैनिक जीवन का, ये कोई एक पार्क है जिसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है और उसका जो लंबाई है वो चौड़ाई से के दुगुने से एक अधिक है। यहाँ पर हमने लिख दिया दुगुने से एक अधिक, चौड़ाई को x मान लिया। तो सिर्फ एक ही आपको निकालना पड़ेगा x का मान, और फिर वहाँ से वो बहुत आसानी से उसके लंबाई चौड़ाई या जो भी चीज़ें पूछी जाए उसको आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं भी हमारे सामने आ सकती है। आपके बुक में, आपके किताब में एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, उसको करते हैं, उसके बाद फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। पूरा उम्मीद है कि आप जो है अपना प्रश्नावली 4.1 खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, बहुत ध्यान से देखिए। आप ही का उदाहरण 1 है और उसका 1 नंबर, ये एकदम जो हमारा दैनिक जीवन है उससे रिलेट करता हुआ एक प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि जॉन और जयंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रश्न है इसको हमें क्या करना है, इसमें
आपको एक गणितीय कथन दिया हुआ है और उस कथन को हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझेंगे। पिछले वाले जो भी चैप्टर है हमने जो पढ़ा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें तो हमने मान लेना था एक x को मान ले रहे थे, एक y मान ले रहे थे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और इसमें जो है आपको सिर्फ एक ही चर होते हैं, एक ही वेरिएबल होते हैं, उसी का मान निकालना होता है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान समझिए। सबसे पहले तो मान लेंगे कि जॉन के पास जो है शुरू में कितने कंचे थे, यानी मान लेंगे कुछ भी मान लेंगे ABCD, तो x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि माना कि जॉन के पास x कंचे थी। हमने मान लिया क्या है कि जॉन के पास जो है वो x कंचे थे। क्लियर है। तो अब बताइए कुल मिलाकर 45 है, तो कुल मिलाकर 45 है और एक के पास हमको पता चल गया कि x है, तो दूसरा कैसे निकलेगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि कुल मिलाकर 45 है दोनों के पास, और एक के पास जो है जॉन के पास ऐसा ही बोल दिया कि भाई 10 है जॉन के पास, तो बताइए जीवंती के पास कितना हो जाएगा। ऐसा ही करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी जीवंती के पास कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, दोनों जोड़ के 45 है। ऐसा ही करते हैं। तो लेकिन हमको तो ये ऐसे समझाया, आपको एग्जाम्पल ऐसे समझाया, लेकिन यहाँ पर हमको जो पता है वो सिर्फ x का पता है, यानी x क्या है, x कंचे थे। तो अब बताइए जीवंती का जो कंचों की संख्या है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगी बताइए। टोटल 45 है और उसमें हमको एक का पता है यानी x, तो 45 माइनस x कंचे रही होंगे। क्लियर है, बताइए इतना समझ में आया। ये दो चीज़ हमने यहाँ पे निकाल ली, यानी मान लिया, ठीक है, और ये निकल के सामने आ गया। अब बोल रहा है आगे कि दोनों जो है वो 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी उनका भूल जाता है। तो अब बताइए जब दोनों खो देंगे तो इनके जो कंचों की संख्या वो और घट जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद की स्थिति हम लोग यहाँ अब दर्शाएंगे। ठीक है, खोने के बाद। अब बताइए जब 5 भूल गया तो जॉन के पास कितना बचा, ध्यान से, जॉन के पास कितना बचा, उसके पास x था पहले से, 5 भूल गया यानी x माइनस 5 हो गया। क्लियर है। उसी तरह अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, जीवंती के पास भी तो पता करना है ना। तो जीवंती के पास जो है बताइए वो कितना हो जाएगा। अभी जीवंती के पास 45 माइनस x था ना। अब इसमें से क्या हुआ कि 5 भूल गया, तो ये हो जाएगा आपको क्या 40 माइनस x। तो 5 भूलने के बाद भी हमको क्या पता चल गया कि इनके पास कितने कितने कंचे बचे। अब फिर आगे बोल रहा है कि अब जो उनके पास बची है, यानी अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो भी अभी उनके पास कंचे बची हुई है उसको बोल रहा है कि अगर गुना किया जाता है तो 124 आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब हम प्रश्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं। ये बोल रहा है आपको दोनों का प्रोडक्ट यानी गुना x माइनस 5 गुने 40 माइनस x, बोलिए यही दोनों बचा है ना। तो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में स्पष्ट दिया हुआ है कि इनका गुणनफल जो है वो 124 आता है। क्लियर है। अब इस सिचुएशन को यानी इतना बड़ा जो हमारा कथन था उससे यहाँ तक तो हमने ला दिया। अब इससे द्विघात समीकरण भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कैसे लाएंगे देखिएगा ध्यान से। x में हम 40 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा। क्लियर है। x में माइनस x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस में 40 से गुना करेंगे तो ये माइनस 200 हो जाएगा। फिर माइनस 5 में प्लस माइनस x से करेंगे तो ये आपको प्लस 5x हो जाएगा। गुना करने तो आता है, इसमें किसी को दिक्कत। ओके, आगे बढ़ा जाए और इधर क्या बच जाएगा आपको 124 बच जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम इसको लिखना चाहें ध्यान से तो ये माइनस x स्क्वायर प्लस 40x और प्लस 5x कितना हो जाएगा, ये प्लस 45x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 200 यहाँ और इधर से ला देंगे माइनस 124 बराबर क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ा जाए। यहाँ से फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर प्लस 45x और ये माइनस 324 बराबर
0 हो गया। बोलिए अब यहाँ से चाहे तो यही छोड़ दें कि ये हमारा जो भी कथन था उसका हमने क्या कर दिया कि एक द्विघात समीकरण के रूप में ला दिया, ठीक है। लेकिन अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहें, इसको और अच्छे से लिखना चाहें, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, ये प्लस 45x हो जाएगा माइनस 45x, माइनस 324 हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0, और ये माइनस उधर जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। यानी ये वाला जो हो गया हमारा फाइनल हो गया द्विघात समीकरण। यानी एक गणितीय कथन को हमने क्या कर दिया, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। क्लियर है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। तो काम सिर्फ इतना ही था कि कोई भी हमारे सामने जो डेली लाइफ प्रॉब्लम होती है उसको क्या करते हैं, हम पहले द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं और फिर इसका हल निकाल लेते हैं। हल निकालने की जो कहानी है वो आगे वाले जो प्रश्नावली है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि अभी पूछ रहा है कि आरंभ में उनके पास कितना कंचे थे ये जानना चाहेंगे, तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, इसके बारे में हम अब डीप में यानी बहुत ही गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऐसे जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। क्योंकि आगे जब हम प्रश्नावली पढ़ने वाले 4.2 4.3 वहाँ पे इसको हल कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण का हल करने के कई नियम हैं, उन सभी नियमों के बारे में जानेंगे। फिलहाल हम इसको जल्दी से कर दे रहे हैं कि इन लोगों के पास कितने कितने कंचे थे ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे ये जो मेथड है वो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको बताऊंगा। दूसरे ही चैप्टर में हमने द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले थे, याद कीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले थे। और उसको करने के लिए हमने जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वहाँ पे हमने निकाला था, यानी जो मध्य आपको पद है उसको विभक्त करके हम यहाँ पर x के मान को निकाल सकते हैं, यानी गुणनखंड विधि अपना सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर कर देंगे। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा जोर नहीं देंगे, जल्दी से कर लेते हैं। बताइए इसको हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 324 को ऐसे तोड़ना है कि आप जोड़े या घटाएं तो माइनस 45x आए और गुना करें तो 324 आ जाए। तो बहुत आसान है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर लिखूँ माइनस 9x और माइनस 36x तो दोनों को गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 45 आ जाएगा, ठीक है। करते कैसे इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जल्दी से ये काम कर लिया जाए। बराबर 0 हो गया, यानी ये हो गया आपको x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 9, यहाँ से माइनस 36 कॉमन हो जाएगा तो x और माइनस प्लस माइनस यहाँ भी 9 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो क्या हुआ ध्यान से देखिए, इसका मतलब x माइनस 36 गुने x माइनस 9 बराबर 0 हो गया। और ये 0 होने का मतलब ये होता है कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है या दोनों 0 है। इसका मतलब है कि दोनों को हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, आपको 36 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, और यहाँ पर x माइनस 9 जो है वो 0 हो गया, यानी x बराबर 9 हो गया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि द्विघात बहुपद जब हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो हमको अधिकतम जो है वो 2 मान निकल के सामने आते हैं। तो यहाँ भी 2 मान आया, और निकल के वो किस किस तरह के होते हैं इसको तो हम आगे जानने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि, और यहाँ पर 2 सिचुएशंस बने, ठीक है, यानी 36 और 9। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 आपको स्थिति बनेंगी। सबसे पहले कि अगर जॉन के पास, ध्यान से देखिएगा, जॉन के पास अगर 36 होगा तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास 9 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जॉन के पास सिर्फ 9 रहे तो जीवंती के पास जो है वो आपको 36 कंचे हो सकती है। ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे सामने आ सकता है। तो ये वाला पोर्शन मैं फिर बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं समझेंगे, मैं ऐसे ही बता दिया कि उन लोगों के पास कितने कितने हो सकते हैं। हमें सिर्फ इतना करना था कि ये जो प्रॉब्लम था उसको हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में ला देना था। ऐसे हम आगे भी करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये पूरा जो परिचय वाला भाग है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए और कोशिश कीजिए कि प्रश्नावली 4.1 जो है वो खुद से सॉल्व करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।